Sometimes struggle is what makes success. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have started with the series on code and civil procedure, and in this series we have discussed various concepts on civil procedure code. Today I will discuss with the jurisdiction of the civil court. जब भी आप कोई मुकदमा कोर्ट में फाइल करने जाते हैं, सिविल कोई दीवानी मुकदमा जब आप कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं, तो कौन से ऐसे जुरिडिक्शन है, कौन सा ऐसा क्षेत्राधिकार है जिसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि वो आपका जो मुकदमा है वो किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा. तो वहाँ पे जो कोर्ट का जुरिडिक्शन है वो डिपेंड्स अपॉन द सर्टेन ग्राउंड्स. तो जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज डिसाइडेड ऑन द फ्लोइंग बेसिस. कौन से ऐसे बेसिस हो सकते हैं? नंबर 1, जुरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर. सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो आपका डिस्प्यूट जिस मैटर से संबंधित है, क्या वो उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं आता. तो जुरिडिक्शन टू ट्राई सर्टेन मैटर्स बाय सर्टेन कोर्ट्स इज लिमिटेड बाय स्टैट्यूट्स. फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल कॉज कोर्ट कैन ट्राई सूट्स फॉर मनी ड्यू अंडर ए प्रोमिसरी नोट और ए सूट फॉर प्राइस ऑफ वर्क डन. मीन्स यदि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स होती हैं जिनका सब्जेक्ट मैटर स्टैट्यूट्स के द्वारा लिमिटेड कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि इस तरह के जो मैटर होंगे वो केवल उन छोटी अदालतों के अंदर फाइल किए जाएंगे. जैसे कि आप स्मॉल काजिस कोर्ट का आपने सुना होगा कि जो स्मॉल काजिस कोर्ट्स होती हैं वो केवल ऐसे मुकदमे ले सकती है जो कहीं ना कहीं प्रोमिसरी नोट वगैरह, या जो आप यदि किसी जगह पर कार्य कर रहे हैं तो उसके संबंध में यदि आपका कोई पैसा ड्यू रह गया है तो उसकी रिकवरी से संबंधित जो मैटर होंगे दे विल बी डेल्ट बाय द स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स. तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स का जुरिडिक्शन वहाँ तक सीमित है. इसी तरह से जब आप देखेंगे कि यदि कोई मैट्रिमोनियल कॉजेस होते हैं, जो मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो सारे के सारे सबसे पहले आपको पता होगा कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, जो कि आपकी हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पाई जाती हैं, तो वहाँ पर वो मुकदमे लाए जाते हैं. तो कहने का मतलब है कि हर कोर्ट का अपना एक जुरिडिक्शन होता है. तो जुरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर ये डिसाइड किया जाता है स्टैट्यूट्स के द्वारा. जनरली ये स्टैट्यूट्स के द्वारा भी डिसाइड किया जाता है कि कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि इस तरह का मुकदमा यदि है तो वो इस कोर्ट में जाएगा. दिस मीन्स वहाँ पे स्टैट्यूट्स के द्वारा भी इसको डिसाइड किया जा सकता है. तो हर कोर्ट का अपना एक सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होता है कि यदि इतने रुपए तक का मैटर है वो इतने कोर्ट में जाएगा. तो कहने का मतलब वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर भी जुरिडिक्शन डिपेंड करता है, क्षेत्राधिकार डिपेंड करता है कि वो कोर्ट उस मैटर को ले सकती है या नहीं ले सकती. सेकंड वन इज प्लेस ऑफ सुइंग और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. उस मुकदमा करने की जगह भी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उस कोर्ट का उस मैटर के संबंध में जुरिडिक्शन है या नहीं है. प्लेस ऑफ सुइंग मतलब वहाँ पे मुकदमा फाइल करने की जो जगह होगी वो भी डिपेंड करेगी. जैसे कि आपको पता होगा कि टेरिटोरियल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन फॉर ईच कोर्ट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. इट कैन ट्राई ऑल द मैटर्स फॉलिंग विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. मान के चलो आपका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट अराइज होता है. आप पार्टी है दिल्ली की और आपका साथ जिसका डिस्प्यूट अराइज हुआ वो जयपुर में रहता है. तो वहाँ पे जो प्लेस ऑफ सुइंग होगा या तो वो दिल्ली होगा या फिर वो जयपुर होगा. तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे प्लेस ऑफ सुइंग किस पर डिपेंड कर रहा है? उस जगह पर कि जहाँ पर आपका मुकदमा आप फाइल कर सकते हैं, वो जहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो उस पर डिपेंड करेगा. तो प्लेस ऑफ सुइंग आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैटर वेयर इट हैज़ बीन अराइजन, वेयर डिस्प्यूट हैज़ बीन टेकन प्लेस. जहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होता है ऐसी जगह पर ही मुकदमा फाइल किया जाता है. जैसे मैंने आपको क्या बताया कि दो पार्टी जो एक दिल्ली की और एक जयपुर की, और दोनों के बीच में यदि डिस्प्यूट अराइज होगा तो मुकदमा जो फाइल करने की जगह होगी वो या तो दिल्ली होगी या फिर वो जयपुर होगी. तो दिस मीन्स प्लेस ऑफ सुइंग आल्सो डिसाइड्स द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट. एंड द थर्ड पॉइंट इज जुरिडिक्शन ओवर द पर्सन्स. वहाँ पे पर्सन्स की कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है. कैसे? All the persons of whatever nationality are subjected to the jurisdiction of the civil court of the country except for the foreign state. मीन्स यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो भारत की किसी भी कोर्ट में जो मुकदमा ला सकते हैं उन सब कोर्ट में वो मुकदमा लाने के लायक होगा. मतलब ऑल द पर्सन, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का क्यों ना हो, दे आर सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट. कि वो जितनी भी सिविल कोर्ट इंडिया के अंदर है उन सबके जुरिडिक्शन में आएंगे, क्षेत्राधिकार में आएंगे, केवल उनको छोड़कर जो फॉरेन स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं.
इट्स रूलर या फिर उसके पावर कंट्री के किसी रूलर से बिलोंग करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो दिस मीन्स जहाँ पे भी मतलब जो डिक्शन वो होगा वो डिपेंड करेगा उसके पर्सन्स पे भी डिपेंड करेगा, उसकी नेशनलिटी पे भी डिपेंड करेगा। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन मतलब मनी से संबंधित जुरिडिक्शन। आपको पता है कि जितने भी हमारे देश के अंदर जितनी भी कोर्ट्स होती हैं सबका एक पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होता है। मीन्स वहाँ पे मनी भी डिपेंड करती है कि कितने रुपए तक का मैटर आपका है, वो कोर्ट भी वो उसके आधार पे भी आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। मीन्स डिपेंडिंग ऑन द पेक्यूनरी वैल्यू ऑफ द सूट, मतलब यहाँ पे कोर्ट की पेक्यूनरी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितने रुपए तक का मुकदमे लेने की उसे क्षेत्राधिकार दिया गया है। सेक्शन 6 यदि आप देखेंगे इस संबंध में, सेक्शन 6 जो है सीपीसी का, इट डील्स विद पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। वो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन से डील करता है और ये कहता है कि जहाँ मतलब यदि आपको कोई एक्सप्रेसली यदि मतलब उसको एक्सक्लूड ना किया गया हो ना, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि जो भी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसके आधार पे कोर्ट के अंदर मुकदमा जाएगा। तो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर फिक्सिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये पता लगाने के लिए वो उस कोर्ट में मुकदमा लेने के लायक है या नहीं है, उसकी पेक्यूनरी वैल्यू पे डिपेंड करेगी। इसके अलावा यदि आप देखें कि देयर आर सर्टेन अदर ग्राउंड्स आल्सो, जैसे मैंने आपको बताया टेरिटोरियल लिमिट्स हो गई, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया। इसके अलावा भी कुछ अदर अलग ग्राउंड्स भी हैं। वो कौन कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं? जैसे कि सबसे पहला ग्राउंड है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या है कि अ कोर्ट हु हैज राइट, हु हैज पावर टू डिसाइड द मैटर फॉर इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कि यदि आपने ओरिजिनली एक मैटर को उस कोर्ट में डिसाइड करा, मतलब आपने फाइल करा है, तो वो उसको डिसाइड करने की पावर रखती है, तो वो कहेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन। एक कोर्ट ट्राइज एंड डिसाइडेड द सूट्स फाइल्ड बिफोर इट। आपको क्या पता है कि जितने भी कोर्ट्स होती हैं भारत के, जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर कोर्ट्स हैं, दे हैव पावर टू डिसाइड ऑल द डिस्प्यूट्स फाइल्ड बिफोर इट। यदि उनका जुरिडिक्शन पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, या फिर आपने मैंने बताया कि वो यदि आप उस जुरिडिक्शन को ध्यान में रखते हुए यदि आप मुकदमा फाइल कर रहे हैं और वो कोर्ट के अंदर लाया जा रहा है, नेचुरली कि वो उसके कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस कोर्ट हैज पावर टू डिसाइड ऑल द सूट्स फाइल्ड बिफोर इट। तो उसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कि ओरिजिनली आप उस कोर्ट में मुकदमा ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं। सेकंड वर्ड इज अपीलेट जुरिडिक्शन, मतलब अपील फाइल करने का क्षेत्राधिकार है या नहीं है। और आपको भी पता होगा कि जितनी हमारे इंडिया के अंदर हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं, दे ऑल आर हैविंग अपीलेट जुरिडिक्शन आल्सो। ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो है ही, उसके अलावा अपीलेट जुरिडिक्शन भी उनके पास मिलता है। तो एक कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन और डिक्रीज पास्ड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। भाई आप क्या देखते हैं कि जितनी भी निचली अदालतों के द्वारा जितने भी डिसीजन दिए जाते हैं या जितनी भी डिक्रीज पास की जाती है, उनसे अपील फाइल करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? अपीलेट कोर्ट के पास। तो अ कोर्ट हियर्स द अपील, जो इतनी भी, और वो ऊपरी अदालतें होनी चाहिए, जो निचली अदालत है उसमें के द्वारा डिसीजन दिया गया है, तो उससे जो अपील जाएगी दैट विल बी फाइल्ड इनटू द हायर कोर्ट, उससे ऊपर की कोर्ट में जाएगी। मान के चलो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई मुकदमा में डिसीजन दे दिया और वो आपके फेवर में नहीं आया और आपको लगता है कि यहाँ पे मतलब मेरे साथ जज मतलब न्याय हुआ है, तो आप क्या करेंगे? ऊपरी अदालत में उसमें उस डिसीजन के उसमें अपील फाइल कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अपील कहाँ लेके जाएंगे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में यदि आपको डिसीजन तब भी आपके फेवर में नहीं आता, आपको पसंद नहीं आता, देन यू विल फाइल द अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जब आप अपीलेट जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो अपीलेट जुरिडिक्शन भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, उसको सब कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे कि आपको मतलब वहाँ पे ये देखना है कि फर्स्ट अपील, आपको पता है कि अपील की जब हम बात करते हैं तो वो फर्स्ट अपील भी होती है, सेकंड अपील का भी प्रावधान होता है। तो ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन है। और ऐसी कौन सी कोर्ट है क्या भाई जिसके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी है और अपीलेट जुरिडिक्शन भी है? आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दे आर बोथ आर हैविंग अपीलेट जुरिडिक्शन एज वेल एज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। जबकि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आप यदि बात करते हैं, निचली अदालतों की बात करते हैं, दे आर हैविंग ओनली ओरिजिनल जुरिडिक्शन। जो निचली अदालत है उनके पास केवल ओरिजिनल जुरिडिक्शन, तो उसके पास कभी भी अपीलेट जुरिडिक्शन नहीं होता। अपीलेट जुरिडिक्शन केवल हायर कोर्ट्स के पास होता है। और हायर कोर्ट कौन सी है आपकी? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो दिस मीन्स वी कैन से दैट ऑल द हाई कोर्ट्स एज वेल आवर सुप्रीम कोर्ट is having both type of jurisdiction, whether it may be original jurisdiction or it may be an appellate jurisdiction. Both type of jurisdiction is having. So these are the grounds on which we can decide the jurisdiction of the civil court.
कि वहाँ पे सिविल कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार था या नहीं था। और आपको भी पता है कि यदि कोई मैटर किसी कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और वो यदि वो जुरिडिक्शन नहीं रख रही तो वो मैटर, उसका जो डिसीजन है वो कहीं भी वैलिड नहीं माना जाएगा, आप उसको रद्द करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जब भी आप कोर्ट के अंदर मुकदमा फाइल करते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कोर्ट के पास उससे संबंधित जुरिडिक्शन है, तभी वो आपका केस सही कोर्ट में जाएगा। तो दिस मीन्स, और यहाँ पे जो जुरिडिक्शन होगा वो उसको डिसाइड करने के लिए आपको इन ग्राउंड्स का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया था जुरिडिक्शन के संबंध में। अब हम अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि मान के चलो कोर्ट में आपके खिलाफ कोई मुकदमा ला दिया गया, अभी मान के चलो ए ने बी के खिलाफ कोई मुकदमा फाइल करा और जिस दिन आपकी मुकदमे की डेट ऑफ हियरिंग फिक्स की गई थी, तो क्या उस दिन जरूरी है कि वो दोनों पार्टीज अपीयर होंगी? और यदि बाई चांस कोई पार्टी अपीयर नहीं होती, वेदर प्लेंटिफ कैन बी एब्सेंट और इट मे बी द डिफेंडेंट मे बी एब्सेंट, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि कभी प्लेंटिफ एब्सेंट हो या फिर डिफेंडेंट एब्सेंट हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या वहाँ पे हियरिंग होगी? तो ऐसी कंडीशन में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके संबंध में मैं बात बताने वाली आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। और आपको इसके बारे में मैंने पीछे आपको वीडियो बनाई थी ऑर्डर से रिलेटेड, आपको मैंने उसमें बताया था कि ऑर्डर 9 ऑफ द सीपीसी डील्स विद द पार्टी अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन अपीयरेंस, कि यदि पार्टीज अपीयर होगी तो क्या होगा और यदि कोई भी पार्टी उनमें से अपीयर नहीं होती तो ऐसी स्थिति में उसके क्या परिणाम होंगे। इससे संबंधित कौन सा ऑर्डर बताया था मैंने आपको? ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी डील्स विद द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। तो इफ वी टॉक अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू टू सेटल अ डिस्प्यूट। तो नेचुरली कि जब आप कोई डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर मुकदमा फाइल करते हैं तो उसका संबंध में ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पार्टी अपीयर हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी लेज डाउन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर 9 इसके संबंध में बात करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान के चलो पार्टीज अपीयर हो जाती है दोनों, नेचुरली कि जिस दिन डेट फिक्स हुई है डेट ऑफ हियरिंग पे, यदि दोनों पार्टीज अपीयर होती है तो वहाँ पे नेचुरली कि वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका केस आराम से डिसाइड हो पाएगा। बट यदि पार्टीज अपीयर नहीं होती तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, हमें सबसे पहले उसके बारे में पता करना है। तो इफेक्ट ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि दो तरह की पार्टीज हर मुकदमे में पाई जाती है। मैंने आपको पूरा ऑर्डर्स की वीडियो बनाई थी कि किसी भी मुकदमे में दो तरह की पार्टी होती है, जिससे संबंधित मैंने आपको ऑर्डर 1 डिस्कस किया था। ऑर्डर 1 के अंदर मैंने आपको यह बताया था कोई भी मुकदमा जब होता है तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्टीज, वन इज प्लेंटिफ अनदर इज डिफेंडेंट। प्लेंटिफ हु फाइल्स द सूट, जो मुकदमा लेके आ रहा है, हु फाइल्स द पिटीशन, एंड अनदर पार्टी इज डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम सूट हैज बीन इज फाइल्ड, जिसके खिलाफ मुकदमा लाया जाता है वो कहलाता है डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि दो तरह की पार्टी है, तो यहाँ पे अपीयरेंस की जब बात आती है तो यहाँ पे दोनों की अपीयरेंस की बात आएगी या नॉन अपीयरेंस की बात आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नॉन अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। मान के चलो जिसके खिलाफ हमने मुकदमा फाइल करा है, यदि वो पार्टी जिस दिन आपकी डेट ऑफ हियरिंग फिक्स हुई है यदि वो ना आए तो क्या होगा, कोर्ट में डिसाइड द ऑर्डर एक्स पार्टी। अब नेचुरली कि मान के चलो आप ए है और आपने किसी बी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा फाइल करा और जिस दिन डेट ऑफ हियरिंग फिक्स की गई वो बी आपके कोर्ट में मौजूद नहीं हुआ, कोर्ट ने उसे समन इशू कर दिया था कि आपको अपीयर होना है, ऐसे ऐसे आपके खिलाफ मुकदमा लाया गया है, और बी अपीयर नहीं हुआ, नेचुरली की कोर्ट क्या कहेगी कि भैया जो आपने कहा था इसका मतलब सही है, बी नहीं आया तो, और कोर्ट क्या करेगी आपके फेवर में एक्स पार्टी कर देगी। तो कोर्ट में डिसाइड द ऑर्डर एक्स पार्टी। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, देन कोर्ट में एक्स पार्टी, कोर्ट क्या करेगी एक तरफा डिसीजन दे देगी। एक्स पार्टी मीन्स एक तरफा डिसीजन दे देगी, और किसके फेवर में देगी, नेचुरली है प्लेंटिफ के फेवर में। दिस मीन्स अ डिफेंडेंट हैज 4 रेमेडीज अवेलेबल। मान के चलो यदि आपने कोर्ट ने आप डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ और वहाँ पे कोर्ट ने एक्स पार्टी कर दिया प्लेंटिफ के फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट ने एक तरफा डिसीजन दे दिया, तो वहाँ पे डिफेंडेंट जो है उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, क्या वो उसको दोबारा खुलवा सकता है, क्या कर सकता है। तो उसके संबंध में हम बताते हैं डिफेंडेंट हैज 4 टाइप ऑफ रेमेडी। यहाँ पे डिफेंडेंट के पास 4 तरह की रेमेडी अवेलेबल होगी। इफ एन एक्स पार्टी डिग्री हैज बीन पास्ड अगेंस्ट हिम, यदि उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री लाई गई है कोर्ट के द्वारा,
तो कौन कौन सी 4 रेमेडी है? नंबर 1, ही में फाइल एन अपील अगेंस्ट द एक्स पार्टी डिक्री, या तो वो जो एक्स पार्टी डिक्री हुई है उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकता है। सेकंड वन इज ही में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट, या फिर उसको अपील, क्या बताया मैंने, एप्लीकेशन फाइल करेगा जजमेंट को रिव्यू करने के लिए। एंड द थर्ड वन इज ही में अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री, कि आप वो एक एप्लीकेशन देगा जिसके अंदर वो उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड्स देगा और ये बताएगा कि ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से मैं अपीयर नहीं हो पाया, और उसके ग्राउंड पे वो ये अप्लाई करेगा कि ये जो एक्स पार्टी डिग्री कोर्ट के द्वारा पास की गई है इसे सेट असाइड किया जाए, इसे ख़त्म किया जाए। एंड द लास्ट क्या रेमेडी हो सकती है उसके पास? अ सूट कैन आल्सो बी फाइल टू सेट असाइड एन एक्स पार्टी डिग्री, जो सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री की बात मैं कर रही हूँ उसके संबंध में एक सूट भी लाया जा सकता है, मुकदमा फाइल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ए सूट कैन आल्सो बी फाइल्ड एंड टू सेट असाइड एन एक्स पार्टी डिग्री ऑब्टेन बाय फ्रॉड, यदि वो एक्स पार्टी डिग्री फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन की गई है प्लेंटिफ के द्वारा, प्लेंटिफ ने जानबूझ के कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से एक्स पार्टी डिग्री कोर्ट ने पास कर दी है। प्लेंटिफ को ज्ञान था कि डिफेंडेंट नहीं आ सकता उस दिन, और उसने और कोर्ट ने वो उसकी वजह से एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी है, तो वहाँ पर कोई सूट मुकदमा फाइल नहीं हो पाएगा। तो ए सूट कैन आल्सो बी फाइल टू सेट, वहाँ पे क्या होगा कि एक मुकदमा दोबारा से लाया जा सकता है उस किसके द्वारा? डिफेंडेंट के द्वारा, कि भैया ये जो सेट एक्स पार्टी डिग्री आपने करी है फ्रॉड की वजह से उसको सेट असाइड किया जाए, बट नो सूट शैल लाई फॉर नॉन सर्विस ऑफ द समन्स। ध्यान रखकर चल रहा है कि यहाँ पे सर्विस ऑफ समन नहीं हुआ तो वहाँ पे कोई मुकदमा नहीं लाया जाएगा, मुकदमा नहीं माना जाएगा। यदि सर्विस ऑफ समन हुए थे डिफेंडेंट को, नेचुरली और डिफेंडेंट को पता था कि मेरे को इस डेट को आना और वो किसी वजह से नहीं आ पाया, और फ्रॉड की वजह से प्लेंटिफ के द्वारा यदि एक्स पार्टी डिग्री ऑब्टेन कर ली गई है, तो ऐसी स्थिति में डिफेंडेंट दोबारा एक मुकदमा फाइल कर सकता है उस जो एक्स पार्टी डिग्री पास की गई उसको सेट असाइड करवाने के लिए। तो दीज आर द 4 रेमेडीज अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इन केस एन एक्स पार्टी डिग्री हैज बीन पास्ड अगेंस्ट हिम। इज इट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, यदि मान के चलो, ये तो मैंने आपसे कहा कि यदि डिफेंडेंट नहीं आया तब क्या होगा, तो कोर्ट ने क्या करा? प्लेंटिफ के फेवर में एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी। परंतु यदि इसका विपरीत होता, मान के चलो डिफेंडेंट तो आ जाता जिसके खिलाफ मुकदमा फाइल किया गया है, परंतु जिसने मुकदमा फाइल करा है प्लेंटिफ, यदि वो ही अपीयर ना हो तो क्या होगा? तो उसके लिए भी रेमेडी वो है, इफ द डिफेंडेंट एक्सेप्ट द क्लेम अगेंस्ट हिम, अ डिफेंडेंट विल रिक्वायर टू मीट द क्लेम। क्या मतलब? इफ द डिफेंडेंट डज नॉट एक्सेप्ट द क्लेम अगेंस्ट हिम, द सूट विल बी डिसमिस्ड। यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि डिफेंडेंट उस सूट को एक्सेप्ट करता है, मान के चलो उसने एक रिटन स्टेटमेंट दी कि भी ऐसे ऐसे मेरे खिलाफ जो मुकदमा लाया गया है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, तो नेचुरली कि उसको उस दिन अपीयर होना पड़ेगा, और वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट हियरिंग जो डेट भी फिक्स हुई है उस दिन उसे अपीयर होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि यदि वो अपीयर हो जाए और प्लेंटिफ अपीयर ना हो तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उस सूट को ही डिसमिस कर देगी। कोर्ट विल डिसमिस द सूट। मीन्स एक्स पार्टी मीन्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे यदि प्लेंटिफ अपीयर हो जाता है और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता, कोर्ट ने एक्स पार्टी कर दी। परंतु यदि डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता, यहाँ पे मैंने जैसे क्या कहा, डिफेंडेंट तो अपीयर हो गया, प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता जिसने मुकदमा फाइल करा है, यदि वो अपीयर नहीं होता, नेचुरली कि कोर्ट क्या करेगी? उसको डिसमिस कर देगी। तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी, सूट, कोर्ट विल डिसमिस द सूट। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरह की टर्म बताई है कि यदि बाई चांस जिस दिन डेट ऑफ हियरिंग फिक्स हुई है कोर्ट के द्वारा, प्लेंटिफ अपीयर हो जाए और डिफेंडेंट अपीयर ना हो, तो नेचुरली है कि यदि जिसके खिलाफ मुकदमा फाइल किया गया यदि वही नहीं आया तो कोर्ट क्या करेगी? एक तरफा डिसीजन दे देगी प्लेंटिफ के फेवर में। परंतु इसके विपरीत यदि मैंने आपसे क्या कहा कि डिफेंडेंट तो आ गया, परंतु प्लेंटिफ नहीं आया जिसने मुकदमा फाइल किया, तो नेचुरल कोर्ट क्या कहेगी? भैया ये सूट मुकदमा ही गलत है, तो वो कोर्ट विल डिसमिस द सूट। तो कोर्ट उस कंडीशन में उस सूट को ही डिसमिस कर देगी। तो ये मैंने कुछ परिणाम ऐसे बताए हैं जो कहीं ना कहीं नॉन अपीयरेंस के रहते हैं। तो दीज आर द सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ द नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज विच आर डिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 9 ऑफ द सीपीसी। तो ये मैंने आपको आज दो पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं। एक तो आपको जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट क्या किन किन ग्राउंड्स पर डिसाइड किया जाएगा। सेकंड वन इज यदि पार्टीज अपीयर होगी तो क्या हुआ, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। तो दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स।
जो मैंने आज आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.